वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। आज से हम भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीएनएस, इस सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये पहला वीडियो लेक्चर है। जैसे कि बीएनएस रिप्लेस किया है आईपीसी को, तो थोड़ा सा आईपीसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर बीएनएस का इंट्रोडक्शन कि बीएनएस आया कैसे, बीएनएस है क्या, फिर बीएनएस के चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक के जो प्रोविजन दे रखे हैं वो निपटाएंगे। सेक्शन 3 में सिर्फ हम स्टार्टिंग के सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ही कवर करेंगे। बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जैसे कि मैंने बीएससी का बुक लॉन्च किया था, फिर अब मैंने बीएनएस का भी बुक लॉन्च कर दिया है। जिस भी एग्जाम में आपके ये सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, हर एक एग्जाम में ये जितनी भी बुक्स मैं लॉन्च कर रही हूँ वो हेल्पफुल रहने वाली है। कोई भी बुक या कोई भी पीडीएफ नोट वगैरह अगर वो अवेलेबल है, आपको परचेज करना है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन है जिनके नोट्स या हार्ड कॉपी अवेलेबल हैं। जो भी सब्जेक्ट इन फ्यूचर में लॉन्च करूंगी वो आपको इसी कैटलॉग में मिलेंगे और इसके अलावा उनके बारे में ना अपडेट टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर भी प्रोवाइड करी जाएगी। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुराने समय में भारत में कोई ऐसा कानून नहीं था जो यूनिफॉर्मली समस्त भारतवासियों को गवर्न करके एडिक्वेटली जस्टिस प्रोवाइड कर सके। इवन एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था टिट फॉर टैट वाला, यानी कि अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो बदले में उसकी आंख फोड़ी जा रही है, किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया तो बदले में उसका हाथ तोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा ये भी देखने को मिलता था कि अलग अलग धर्म के लोग क्राइम को अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। इवन एक और चीज देखने को मिलती थी कि जो क्रिमिनल है वो विक्टिम को कंपनसेशन देके उसका मुंह बंद करवा दे रहा है। तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा हौच पौच थी, बिल्कुल मिक्स, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज एग्जैक्टली क्राइम हो सकती है और उसके लिए क्या एग्जैक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। मतलब सब कुछ अलग अलग था। हमें चाहिए था कोई ऐसा लॉ जो पूरे देश में सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, इक्वली गवर्न कर सके, जो बता सके कि हाँ ये पर्टिकुलर चीजें क्राइम है और इन क्राइम्स के लिए ये पर्टिकुलर पनिशमेंट्स होंगी। दैट्स वाई जो अंग्रेज थे ना, उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने हमारे देश में जो लॉस थे उनको कॉडिफाई करना शुरू किया। अब देखो, उस टाइम पर जब अंग्रेज भारत को गवर्न कर रहे थे, चार्टर एक्ट आता है 1833 वाला, जिसके तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर ऐड किया जाता है जो कि होते हैं लॉर्ड मैकॉले। फिर ब्रिटिश इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप होती है जिसके चेयरमैन बनते हैं लॉर्ड मैकॉले, एंड वो अपने और साथियों के साथ, जो कि मैक्लॉयड, एडर्सन और मिलेट थे, ड्राफ्ट तैयार करते हैं आईपीसी का, एंड देन उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल में सबमिट किया जाता है। उस दौरान मतलब काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से आईपीसी नहीं बन पाता है, बट अल्टीमेटली 6 अक्टूबर 1860 को उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिनको अब वाइसराय कहा जाने लगा था, जो कि थे लॉर्ड कैनिंग, अपनी सहमति दे देते हैं आईपीसी को एंड वो इनैक्ट हो जाता है। देन वो लागू होता है 1 जनवरी 1862 से। ये तारीख आईपीसी की कमेंसमेंट डेट है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाया करती थी। अब देखो, लागू होने के बाद ये स्टार्टिंग में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन पर अप्लाई नहीं होता था, जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, बट 1940s के बाद प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी अप्लाई होने लग गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था हमारा आर्टिकल 370, और उस स्पेशल स्टेटस की वजह से जम्मू एंड कश्मीर पर काफ़ी सारे लॉस थे जो नहीं लगते थे, इंक्लूडिंग आईपीसी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और फिर 31 अक्टूबर जो कि तारीख है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 के लागू होने की, इस तारीख से आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर रणवीर पीनल कोड को रिप्लेस करके जम्मू एंड कश्मीर पे भी होने लगा अप्लाई। तो ये कहानी तो आईपीसी की थी, सब बिल्कुल मतलब ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जुडिशरी एस्पिरेंट मस्त लगे हुए थे अपनी तैयारी में, अब की बार तो जुडिशरी पर। लेकिन मीनवाइल देखो, पहले तो ब्रिटिशर्स के दिमाग की बत्ती जली थी, अब जली अमित शाह के दिमाग की बत्ती। इन्होंने कहा भाई मुझसे नहीं देखा जा रहा, तुम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस रटने पे लगे हो। मतलब हर दूसरे तीसरे बच्चे को बस आईपीसी सीआरपीसी ये 3 ही सब्जेक्ट होते हैं जो बिल्कुल रटे हुए होते हैं, मुझसे नहीं देखा जा रहा है ये। तो इन्होंने क्या किया,
11 अगस्त 2023 को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए 3 न्यू बिल्स, जिन्होंने रातों रात सभी लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट की नींद उड़ा दी कि अब क्या होगा। ये तो हम अफवाह सुन रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ये रियलिटी में कैसे तब्दील होने जा रही है। उस दौरान ना मेरे मुंह से ना एक शायरी निकली, पता क्या? ये आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए डेडिकेटेड लाइंस हैं। जुडिशरी की तैयारी का तू एक ऐसा पियादा था, जिसे याद कर मैंने स्कोर किया सबसे ज्यादा था। सब कुछ भूल जाऊंगी लेकिन तुझे ना भूलूंगी, बस इतना ही मेरा इरादा था। लेकिन बदल गई तू और कह गई मुझे भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे, तुझे जीना है तेरे बिना। अब पता, मैं आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट की याद में सैड सॉन्ग सुनती हूँ। आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने ला दिया भारतीय न्याय संहिता बिल, सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने ला दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने ला दिया भारतीय साक्षी अधिनियम बिल। फिर इन बिल्स में ना कुछ चेंजेस वगैरह किए गए, इसी वजह से ना इनको पहले विड्रॉ किया गया, देन री इंट्रोड्यूस किया गया 12 दिसंबर 2023 को, और लोकसभा में भी ये पास हो गया, फिर राज्यसभा में भी ये पास हो गया। फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको अपनी सहमति दे दी। 25 दिसंबर 2023 को ये हो गया फिर इनैक्ट, बन गया ये आखिरकार कानून। तब भी मतलब लग रहा था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर आया वो दिन 1 जुलाई 2024 का, और इस तारीख से ये संपूर्ण भारत में लागू होने लग गए। बट ध्यान ये रखना है कि बीएनएस के आने से पहले, मतलब 1 जुलाई 2024 से पहले जो ऑफेंस कमिट हो चुके हैं उनको आईपीसी के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा। बट अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि अगर मान के चलो ऐसा होता है कि जो ऑफेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया है बीएनएस के लागू होने से पहले 1 जुलाई 2024 से पहले, उसके लिए आईपीसी में जो पनिशमेंट है वो कम है, बट बीएनएस में उसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट ज्यादा है, तो क्या अब उस पर्सन पे जो बीएनएस में ज्यादा पनिशमेंट दे रखी है वो पनिशमेंट लगाई जा सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कमेंट सेक्शन में देना है, ओके? और इस कॉन्टेक्स्ट में आपने भारतीय न्याय संहिता का आखिरी सेक्शन नंबर 358 जो कि रिपील एंड सेविंग की बात करता है, ये भी चेक करना है। तो ये जो आपका बीएनएस है इसमें 358 सेक्शंस दे रखे हैं और इनको डिवाइड किया गया 20 चैप्टर्स में। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों में कितने सेक्शंस हुआ करते थे और कितने चैप्टर्स हुआ करते थे। और ये भी बताओ कि बीएसए एंड बीएनएसएस, इनमें कितने सेक्शंस और कितने चैप्टर्स हैं। ये जो आपका बीएसए एंड बीएनएसएस है ये दोनों प्रोसीजरल लॉ है, वहीं जो बीएनएस है ये सब्सटेंटिव लॉ है। अब ये सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या है? सब्सटेंटिव लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं लीगल राइट्स, लीगल ड्यूटीज की, और अगर कल के दिन उनका इन्फ्रिजमेंट होता है तो उसके सिचुएशन में क्या लायबिलिटीज, क्या डिसेबिलिटीज, क्या पनिशमेंट्स वगैरह अराइज होंगी। दैट्स इट। लाइक जैसे कि जो बीएनएस है वो बताता है कि क्या चीज करना और क्या चीज ना करना क्राइम होगा, उस क्राइम के लिए पनिशमेंट क्या होगी, और कई क्राइम्स के ना इलस्ट्रेशंस भी आपको बीएनएस में देखने को मिलेंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि किन सिचुएशंस में किसी पर्सन को उसके क्राइम किए जाने के बावजूद भी सजा नहीं दी जाएगी, यानी जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है? वही जो आपका बीएनएसएस है वो बीएनएस का प्रोसीजरल लॉ माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि जो ऑफेंस बीएनएस में बता दिए, कल के दिन अगर वो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि बीएनएस सिर्फ ट्रेलर है, आगे की जो पिक्चर है उसको देखने के लिए आपको बीएनएसएस का टिकट कटाना पड़ेगा। बीएनएस में तो कह दिया कि ये पर्टिकुलर चीज ऑफेंस है और इसके लिए इतनी सजा है, तो उस ऑफेंस के लिए वो सजा आखिर मिलेगी कैसे, उस सारा प्रोसीजर आपको बीएनएसएस में देखने को मिलेगा, जिसमें बता रखा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर लॉन्च हो सकती है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी लॉन्च की जा सकती है, ठीक है? बट जो एफआईआर है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही लॉन्च की जाती है। फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा? अरेस्ट करने से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक का प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी का प्रोसीजर, ट्रायल का प्रोसीजर, फिर जो पनिशमेंट मिलती हैं उन पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर, उन पनिशमेंट के अगेंस्ट क्या रेमेडी है लाइक अपील, रिवीजन, ये सब चीजें बीएनएसएस में आपको देखने को मिलेगी। और उस दौरान जो एविडेंसेस वगैरह लिए जाते हैं उसके लिए भारतीय साक्षी अधिनियम में पूरा प्रोसीजर दे रखा है, क्या चीज
एविडेंस में ली जा सकती है, क्या चीज एविडेंस में नहीं ली जा सकती है, ये सब आपको बीएसए में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों प्रोसीजरल लॉ है, बीएनएस सब्सटेंटिव लॉ है, और ये तीनों के तीनों क्रिमिनल लॉ है। और क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग ही वुल्फेंडन कमेटी ने इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1967 में ये चीज हाईलाइट किया था कि हमने अप्लाई करनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जो क्रिमिनल लॉस को बनाए फंक्शनल, सोसाइटी के लिए यूजफुल, ऐसा नहीं कि डेड लॉ बनाए। जैसे कि आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा एयरलिक का लिविंग लॉ वाला कॉन्सेप्ट, जो कि ये चीज हाईलाइट करता है कि जो लॉज होते हैं उनको होना चाहिए लिविंग, ना कि डेड। लिविंग बोले तो ऐसा जो सोसाइटी को 24 आवर्स गवर्न करे, यानी कि जो लॉ बनाया गया है वो कागजी दीवारों में ही कैद ना होकर रह जाए, वो बाहर निकले उससे, यानी कि वो इंप्लीमेंट हो सोसाइटी में, वो फंक्शनल हो सोसाइटी में। अब यहाँ पर बीएनएस के स्ट्रक्चर पर हम फटाक से नजर मार लेते हैं। इसमें जैसे कि 20 चैप्टर्स दे रखे हैं, जिसमें आपको 358 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में सेक्शन 1 से सेक्शन 3 इंट्रोडक्टरी टाइप है, जिनको हम प्रिलिमिनरी सेक्शंस कहते हैं। देन चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 4 से 13 पनिशमेंट के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 14 से लेकर 44 तक जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन नंबर 60 तक अबैटमेंट, सेक्शन नंबर 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन नंबर 62 अटेम्प्ट के बारे में। चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन 63 से लेकर 99 तक के प्रोविजंस वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस को कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में 100 से लेकर 146 तक ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होने वाले जो ऑफेंसेस होते हैं, लाइक मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीवस हर्ट, सिंपल हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक्सेट्रा। चैप्टर नंबर 7 में सेक्शन 147 से लेकर 158 तक स्टेट के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 8 में सेक्शन 159 से 168 तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 9 में 169 से 177 तक इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 10 में 178 से 188 तक कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 11 में सेक्शन 189 से 197 तक पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट होने वाले जो ऑफेंसेस होते हैं, लाइक अनलॉफुल असेंबली, रायट, अफरे वगैरह। फिर चैप्टर नंबर 12 में 198 से 205 तक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जाने वाले और पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 13 में सेक्शन 206 से लेकर 226 तक पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी को कंटेम्प्ट करने वाले ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 14 में 227 से लेकर 269 तक फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड ऑफेंसेस और ऐसे ऑफेंसेस जिनको पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट ऑफेंस माना जाता है। चैप्टर नंबर 15 में 270 से 297 तक पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरालिटी के ऊपर प्रभाव डालने वाले ऑफेंसेस, जिसमें आपके पब्लिक न्यूसेंस वगैरह शामिल हैं, ऑब्ससिनिटी वाले ऑफेंसेस वगैरह शामिल हैं। चैप्टर नंबर 16 में सेक्शन 298 से 302 तक रिलीजन से रिलेटेड ऑफेंसेस। चैप्टर नंबर 17 में 303 से लेकर 334 तक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस, जैसे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस, चीटिंग, मिसचिफ एक्सेट्रा। चैप्टर नंबर 18 में सेक्शन 335 से 350 तक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और प्रॉपर्टी मार्क्स से रिलेटेड ऑफेंसेस, लाइक फॉर्जरी वाला ऑफेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 19 में सेक्शन 351 से 357 तक क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनोयंस, इस तरह के ऑफेंसेस एंड डिफेमेशन। एंड फिर आता है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, जिसमें रिपील एंड सेविंग्स दे रखे हैं लास्ट सेक्शन 358 में। तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 1, जो कि प्रिलिमिनरी है और इसमें सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक के ही प्रोविजन दे रखे हैं। सेक्शन 1 में सबसे पहले शॉर्ट टाइटल दे रखा है कि बीएनएस का जो नाम है, जो शॉर्ट टाइटल है जिससे आप पहचानोगे, वो क्या है? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, 2023। और ये लागू कौन सी तारीख से हुआ? 1 जुलाई 2024 से। बाकी ये ध्यान रखना है कि जो बीएनएस है पूरे भारत में लागू होता है। तो ये जो कंटेंट आपको देखने को मिला ना सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में बीएनएस के, इस तरह का कंटेंट आईपीसी के सेक्शन नंबर 1 में हुआ करता था। सबसेक्शन 3 में जो दे रखा है कंटेंट, वो आईपीसी के सेक्शन नंबर 2 में हुआ करता था। सबसेक्शन 4 वाला कंटेंट आईपीसी के सेक्शन नंबर 3 में, सबसेक्शन 5 वाला कंटेंट आईपीसी के सेक्शन नंबर 4 में, एंड सबसेक्शन 6 में जो चीज दे रखी है वो होती थी सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईपीसी में। तो सबसेक्शन 3 सेक्शन नंबर 1 ऑफ बीएनएस का बीएनएस के इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करता है। ये कहता है
कि जैसे कि बीएनएस में आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जिसमें बता रखा है कि क्या चीज़ करना और क्या चीज़ ना करना ऑफेंस है। तो अगर जो बीएनएस में बता रखा है, जिसके लिए बीएनएस में पनिशमेंट भी बता रखी है, कोई व्यक्ति करता है तो फिर उसके लिए वो इंडिया में गिल्टी होगा और उसके ऊपर वही पनिशमेंट लगाई जाएगी जो बीएनएस में बता रखी है, ना कि किसी अदर लॉ के तहत अगर कोई पनिशमेंट बता रखी है वो। जैसे कि 1 जुलाई 2024 से आपका बीएनएस लागू हुआ, उससे पहले क्या चलता था, आईपीसी। अब 1 जुलाई के बाद अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसके बारे में बीएनएस में बताया गया है और पनिशमेंट भी बीएनएस में बता रखा है, तो फिर उसको बीएनएस में जो पनिशमेंट दे रखी है वो ही लगाई जाएगी उसके ऊपर, ना कि आईपीसी वाली। एंड नॉट अदरवाइज का मतलब ना यहाँ पर यही है कि जो भी प्रीवियस लॉज थे उन ऑफेंस को पनिश करने वाले जो बीएनएस में कवर कर दिए जा चुके हैं, तो अब उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट बीएनएस के तहत ही मिलेगी, ना कि रिपील किए गए लॉ के तहत। और विद इन इंडिया से यहाँ पर मतलब है पूरा इंडियन टेरिटरी, जिसमें पूरे इंडियन टेरिटरी का जो पूरा लैंड है, जो पूरा भारत का मैप देखते हो वो पूरा कवर होता है। उसका मैरीटाइम बेल्ट जो कि 12 न्यूटिकल माइल्स तक समुद्र में आपको फैला हुआ दिखेगा वो कवर होता है। और इस पूरे के ऊपर का जो एयर स्पेस है, जो उसके नीचे का पूरा एरिया है, वो सब कुछ विद इन इंडिया में यहाँ पर माना जाएगा। बाकी जो एक्ट है उसको बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है और ओमिशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में। तो यहाँ पर एक्ट और ओमिशन में सिर्फ किसी सिंगल एक्ट और ओमिशन की बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें सिंगल तो इंक्लूड है ही, मल्टीपल एक्शंस एंड मल्टीपल ओमिशंस भी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 से क्लियर हुआ बीएनएस का इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, यानी कि हमारी इंडियन टेरिटरी जो कि 12 न्यूटिकल माइल्स तक समुद्र में फैली है, वहां पर कोई भी मतलब इस इंडियन टेरिटरी के किसी भी प्लेस में कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो बीएनएस में पनिशेबल है, बीएनएस में ऑफेंस बता रखा है, तो तब उस ऑफेंडर को बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा और हमारे इंडियन कोर्ट ही उस ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट करेंगे। अब सवाल ये आता है कौन सा इंडियन क्रिमिनल कोड उस ऑफेंस की इंक्वायरी एंड ट्रायल करेगा। तो इस चीज के लिए जुरिस्डिक्शन बता रखा है चैप्टर नंबर 14 ऑफ बीएनएसएस में, सेक्शन 197 से लेकर 209 तक के प्रोविजंस में। लेकिन अगर ऑफेंस कमिट किया जाए इंडियन टेरिटरी के बाहर, तो तब क्या बीएनएस लग सकता है और जो ऑफेंडर है उसको इंडिया में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमें मिलता है सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ बीएनएस से। इसके साथ साथ इंडियन एक्स्ट्राडिशन के प्रोविजन भी अपन लोग देखते हैं, और बीएनएस का सेक्शन 208 जिसके साथ 209 भी आप देख सकते हैं, ये अपन लोग देखते हैं। तब हमें इस चीज का जवाब मिलता है जो ये कहता है कि इन प्रोविजंस में जो नेक्सस बता रखा है वो नेक्सस अगर ऑफेंस का हमारे देश के साथ है, तो तब ऑफेंडर को हमारे इंडियन कोर्ट्स प्रोसिक्यूट कर सकते हैं बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेक्शन 208 बीएनएस का क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस इंडियन टेरिटरी के बाहर किया जा रहा है, किसके द्वारा? या तो किसी इंडियन सिटीजन के द्वारा, चाहे हाई सीज पे किया जा रहा है, कहीं और किया जा रहा है, या फिर किसी नॉन सिटीजन के द्वारा इंडिया में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे, तो तब जो भी मतलब ऑफेंडर है उसको वो इंडिया में जहां कहीं भी पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो ऑफेंस कमिट करके यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है इंडिया और वो लैंड करता है दिल्ली में, तो दिल्ली की कोर्ट उसको प्रोसिक्यूट कर सकेंगी। ओके, दूसरी चीज जो यहां पर इन्होंने न्यूली ऐड की है, जो कि जब ये सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 188 हुआ करता था तब वहां पर ये चीज नहीं थी। इस चीज का मुझे कोई सेंस समझ नहीं आया, या फिर वहां जहां पर ऑफेंस रजिस्टर्ड है इन इंडिया में, क्या मतलब है इस चीज का? क्या ये यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में, या फिर यहां पर ये कहना चाहते थे कि जहां पर वो शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हुआ है इंडिया में? थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जो अगली चीज है वो आपने ध्यान रखनी है। प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जिस ऑफेंडर की बात हमने यहां पर की, जो कि आउटसाइड इंडिया ऑफेंस कमिट कर रहा है, जिसको हम इंडिया में प्रोसिक्यूट कर सक रहे हैं, उसके लिए प्रोवाइजो ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट उस ऑफेंडर के ऑफेंस की इंक्वायरी और ट्रायल बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस सैंक्शन के इंडिया में नहीं करेंगे। बट एक चीज है, यहाँ पे सिर्फ इंक्वायरी एंड ट्रायल करना बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन के प्रोहिबिटेड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लिए बिना। तो ये जो बीएनएस के सेक्शन 1 में सबसेक्शन 4 दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर
इंडिया में लागू हो रहे किसी लॉ के तहत कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑफेंस को ट्राई किए जाने के लिए लायबल है जो कि वो इंडिया के बाहर कमिट किया है, तो उसको उस ऑफेंस के लिए बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे कि तब किया जाता अगर वो ऑफेंस करता हमारे देश के अंदर ही। तो क्या हो गया, अगर उसने बाहर कर दिया अब भी उसको हम ऐसे ही डील कर लेंगे। तो यहाँ पर एनी पर्सन का मतलब क्या है कि जो ऑफेंडर है वो इंडियन सिटीजन भी हो सकता है और वो कोई ऐसा फॉरेनर हो सकता है जो इंडियन गवर्नमेंट में अपनी सर्विस वगैरह दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेनर इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड इन दैट कैपेसिटी वो किसी दूसरे कंट्री में जाके ऐसा ऑफेंस कमिट कर देता है जो बीएनएस में पनिशेबल है, तो तब उसको बिल्कुल ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे कि तब किया जाता जब वो ही ऑफेंस हमारे देश में ही कर देता। तो इंडियन कोर्ट उसको यहां पर ट्राई कर सकेंगी। एक और एग्जांपल देखो, अगर कोई सोल्जर इंडियन आर्मी में है और वो नेपाल में मर्डर कमिट कर देता है, तो तब उसको उस मर्डर के लिए जो कि नेपाल में वो करा है हमारे देश में ही, हमारे देश की ही कोर्ट बीएनएस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूट कर सकेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो तब करती जब वो मर्डर इंडिया में करता। लिखी हुई ये चीज बहुत ज्यादा आसान लग रही है बट उतनी आसान नहीं है ये। यहां पर आ जाते हैं एक्स्ट्राडिशन वाले प्रोविजन। ये देखना पड़ता है कि दोनों देश के बीच में एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग ट्रीटी वगैरह हो रखी है या नहीं हो रखी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री ऑफेंडर को सौंपती ही नहीं है ट्राई करने के लिए इंडियन कोर्ट को कि तुम प्रोसिक्यूट कर लो, नहीं हम तो नहीं दे रहे। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं बिकॉज इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इंटरनेशनल एस्पेक्ट। एंड इवन कई बार आपने ये देखा होगा कि हमारे देश का नागरिक ही है और हमारे देश में ही ऑफेंस कमिट किया है लेकिन विदेश भाग गया, उसको ही हमारे देश में वापस लाके प्रोसिक्यूट करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जब कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट कर रहा है तो तब उसको वहां से इंडिया में लेकर आके प्रोसिक्यूट करने में कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती होंगी, है ना। अब यहां पर आगे जो सबसेक्शन 5 है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस जो हैं जो इंडिया के बाहर किए जा रहे हैं, जो कि ऐसे एक्ट हैं जो अगर इंडिया में कमिट किए जाते तो बीएनएस के तहत पनिशेबल होते, तो उन पर बीएनएस के ऑपरेशन को सबसेक्शन 5 बता रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया किसी भी जगह पर बीएनएस में पनिशेबल ऑफेंस कमिट कर दे तो उसके ऊपर भी बीएनएस के प्रोविजन लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ते हैं कि जो हिंदू मैरिज है वो मोनोगमस होनी चाहिए, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैरिज बिटवीन टू हिंदूज नीदर पार्टी शुड हैव लिविंग पार्टनर, otherwise their marriage will be void ab initio under section 11 of the Hindu Marriage Act, and as per section 17 of the same act it will be punishable under section 82 of BNS as bigamy। तो मान के चलो कि कोई इंडियन फीमेल हिंदू है जिसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, वो गई साउथ कोरिया घूमने, वहां का कोई कोरियन लड़का उसको पसंद आ गया एंड उससे उसने वहां पे शादी कर ली, तो अब जब भी वो इंडिया लौट कर आएगी तो हम पलके बिछाए बैठे होंगे उसको इंडिया में प्रोसिक्यूट करने के लिए। ओके, ड्यू टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लोज ए ऑफ बीएनएस। ओके, क्लोज बी ये कह रहा है कि अगर इंडिया में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे जो चाहे कहीं पर भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया में रजिस्टर्ड शिप अटलांटिक ओशन में घूम रही है या फिर इंडिया में रजिस्टर्ड कोई एरोप्लेन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जा रहा है, तो उस शिप या एयरक्राफ्ट में अगर कोई पर्सन चाहे वो इंडियन सिटीजन है या नॉन सिटीजन है ऑफेंस कमिट करता है, फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड किसी शिप को यूनाइटेड किंगडम के ऊपर से जब वो जा रही थी हाईजैक कर लेता है एंड उस दौरान वो काफी सारे लोगों का मर्डर कर देता है एंड उसके साथ जो टीममेट्स थे वो कुछ महिलाओं के साथ रेप वगैरह कर देते हैं, तो उनके ऊपर भी बीएनएस के प्रोविजन लगेंगे। क्लोज सी ये कह रहा है कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया किसी भी जगह, मान के चलो ऑस्ट्रेलिया में कोई पर्सन बैठे बैठे, मान के चलो वो पर्सन इंडियन सिटीजन भी हो सकता है नॉन सिटीजन भी हो सकता है, क्या करता है हमारे इंडिया में जो रखा हुआ कंप्यूटर रिसोर्स है उसको टारगेट करते हुए ऑफेंस कमिट करता है, लाइक कोई साइबर क्राइम कर रहा है, लाइक हमारे इंडिया में रखे हुए किसी कंप्यूटर रिसोर्स को हैक कर रहा है, डेटा चोरी कर रहा है, तो उसके ऊपर भी बीएनएस के प्रोविजन लगेंगे। और इस चीज के रिगार्डिंग मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में यह कहा गया था कि अगर ऑफेंस कमिट हुआ है इंडिया में तो जो ऑफेंडर है ना उसका इंडिया में प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है टू प्रोसिक्यूट दैट ऑफेंडर। और इस चीज के साथ लिंक करके ना आप एक बार सेक्शन 47 एंड सेक्शन नंबर 48 ये दोनों भी देख लेना बीएनएस के।
बाकी अगर कोई फॉरेनर, जो कैटेगरीज अभी तक हमने डिस्कस करी, उनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है और वो इंडिया के बाहर ऑफेंस कमिट किया है, तो तब उस पर बीएनएस नहीं लगेगा। ये कहा गया था फातिमा बेबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि बीएनएस के प्रोविजन किसके ऊपर नहीं लगेंगे? अगर कोई लॉज हैं जिनके तहत म्यूटिनी, डिजर्शन बाय ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए अलग से पनिशमेंट दे रखी हैं, तो उसको इम्पैक्ट नहीं करेंगे बीएनएस के प्रोविजन, और ना ही किसी स्पेशल या लोकल लॉ में कोई पेनल्टीज वगैरह दे रखी हैं तो उसको भी नहीं इम्पैक्ट करेंगे बीएनएस के प्रोविजन। तो ये हो गया बीएनएस का सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट। सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस इंटरप्रिटेशन क्लोज है बीएनएस का, यानी कि ऐसा सेक्शन जो बीएनएस में यूज हुए काफी सारे टर्म्स की डेफिनेशन देता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में कोई टर्म बीएनएस में यूज हुई है। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो पहले आईपीसी के कौन से सेक्शन में डिफाइन किए गए होते थे। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 में एक्ट का मतलब इन्होंने बताया है कि आप बीएनएस में कहीं पर भी एक्ट लिखा हुआ देखोगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि एक ही बार किया गया एक्ट, उसमें सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड होगा। सिंगल एक्ट की ही बात नहीं कर रहे हैं, उसमें मल्टीपल एक्ट्स भी इंक्लूड होंगे। एंड सिमिलरली सबसेक्शन 25 में ओमिशन की डेफिनेशन दे रखी है। यही कह रहे हैं कि जहां कहीं भी ओमिशन लिखा है उसका मतलब भी यही होगा कि उसमें सिर्फ सिंगल ओमिशन की बात नहीं की गई है, बल्कि उसमें मल्टीपल ओमिशंस को भी इंक्लूड आप मानो। ओके, सबसेक्शन 2 एनिमल की डेफिनेशन दे रहा है। ये कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग को छोड़ के हर एक लिविंग क्रिएचर एनिमल की डेफिनेशन में आएगा। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस और कोई भी अदर लिविंग क्रिएचर। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि जो बर्ड्स होंगे उन्हें बर्ड्स की कैटेगरी में रखेंगे, जो एनिमल्स होंगे उन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में रखेंगे। सब सारे के सारे लिविंग क्रिएचर एनिमल है यहाँ पे। सबसेक्शन 3 चाइल्ड की डेफिनेशन दे रहा है। आप किडनैपिंग वाला जो नया प्रोविजन देखोगे ना, उसमें ये लिखा है एनी चाइल्ड। पहले उसकी जगह आईपीसी में होता था अंडर 16 मेल एंड अंडर 18 फीमेल, तो वो हटा के इन्होंने चाइल्ड लिख दिया है और काफी जगह ये चीज की गई है। तो अब चाइल्ड का मतलब क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया भाई चाइल्ड का मतलब है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज पर्सन से। सबसेक्शन 4 काउंटरफिट को डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि आप काउंटरफिटिंग किए हो ऐसा तब कहा जाएगा जब आप एक चीज को दूसरी चीज के रिसेंबल कॉज करते हैं, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज के हूबहू आप प्रिटेंड कर रहे हैं या आप बना रहे हैं, या फिर आप बनी बनाई कोई चीज जो है जो दूसरी चीज की कॉपी है आप उसको यूज करके रिसेंबलनेस कर रहे हैं, तो तब ये चीज कहा जाएगा कि आप काउंटरफिटिंग कर रहे हैं। वो भी तब जब भाई आपका ये चीज करने के पीछे इंटेंशन है धोखा देने का, या फिर आप जानते हो कि जो रिसेंबलनेस आप कर रहे हो इससे धोखा हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि जिस चीज से आप रिसेंबलनेस कर रहे हो वो ओरिजिनल का एग्जैक्ट इमिटेशन हो, वो बिल्कुल ओरिजिनल की जैसी ही हो, ये चीज जरूरी नहीं है। बस जरूरी क्या है कि उस रिसेंबलनेस में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो किसी को धोखा दे सके। तो तब प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि आपने अगर वो चीज यूज की है या बनाई है तो उस चीज के पीछे आपका इंटेंशन धोखा देने का है, या आप जानते हो कि इससे ना धोखा हो सकता है, जब तक कि अदरवाइज आप प्रूव ना कर दो। यानी कि ये जो प्रिजम्पशन यहाँ पर आपके अगेंस्ट लगाई जा रही है यह है रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको आप रिबट कर सकते हो, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाएगा। आपको कॉन्ट्ररी एविडेंसेस देकर इस प्रिजम्पशन को रिबट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काउंटरफिटिंग के लिए 2 एसेंशियल एलिमेंट आपने ध्यान रखने हैं कि यहाँ पर एक्टस रियस होना चाहिए क्या, रिसेंबलनेस, और मेंस रिया होना चाहिए क्या, डिसेप्शन करने का इंटेंशन, या फिर नॉलेज की डिसेप्शन की धोखा हो सकता है। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। आप ना एक किराने की दुकान पे जाते हो, वहां से सामान खरीदते हो, तो जो छुट्टे पैसे वो आपको वापस करता है, उस टाइम तो आप चेक नहीं करते हो, लेकिन जब आप अपने घर वापस आते हो तब आप देखते हो कि ये तो नकली नोट वापस इसने लौटा दिए। फिर आपके दिमाग में ये खुरापात चलती है कि आप भी सेम ही चीज करेंगे। वो नकली नोट आप दुकान पर लेकर जाते हो, उस दुकानदार को देते हो और कुछ सामान परचेज करते हो। मीनवाइल जो दुकानदार है वो पहचान लेता है कि आपने उसको नकली नोट दिए हैं और वो ये बोलता है आपसे कि भाई ये तो नकली है। तो अब यहां पर मुझे आप बताइए कि जो काउंटरफिटिंग है वो आखिर किया कौन है, दुकानदार या फिर आप। बाकी सेक्शन नंबर 111 में आप ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उसके सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेनेशन जो है आपका, उसमें तीसरी चीज इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं। तो उनमें से ना एक चीज ये भी कि मतलब अगर काउंटरफिटिंग की जाती है करेंसी नोट्स की या फिर बैंक नोट्स की या गवर्नमेंट स्टैम्प की, तो इस चीज को भी वहां पर
इकोनॉमिक ऑफेंस में इंक्लूड किया गया है। बाकी काउंटरफिटिंग से रिलेटेड आपको कुछ सेक्शंस चैप्टर नंबर 10 में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक तो आप सेक्शन नंबर 341, 342 ये भी चेक कर लेना, और सेक्शन नंबर 347, 348, 349 ये भी एक बार ना काउंटरफिटिंग वाली जो डेफिनेशन आपने यहाँ पे पढ़ी इनके साथ लिंक कर लेना। सबसेक्शन 5 कोर्ट को डिफाइन करता है। पहले ना आईपीसी में कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा हुआ होता था, उसकी जगह बीएनएस में आपको कोर्ट लिखा हुआ दिखेगा, इसलिए इन्होंने कोर्ट की डेफिनेशन दी है। कोर्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, कोई बिल्डिंग वगैरह हो, नहीं। कोर्ट का मतलब है कि अगर जज एम्पावर्ड है बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, तो वो जुडिशियली जब एक्ट कर रहा है तो वो कोर्ट है। या फिर कोई बॉडी ऑफ जजेस जो कि एम्पावर्ड है बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज ए कलेक्टिव बॉडी, तो जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं तो वो कोर्ट है। लेकिन अगर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं तो एट दैट टाइम वो कोर्ट नहीं माने जाते हैं। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, ये कहा गया था AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक के केस में, ये चीज आप नोट कर लेना। सबसेक्शन 6 डेथ को डिफाइन कह रहे हैं जब तक कि कहीं अलग से कुछ ना लिखा हुआ हो, लाइक कहीं पे अलग से लिखा हुआ है कि डेथ ऑफ एन एनिमल, ठीक है, इस तरह का कुछ अलग से अगर ना लिखा हो, तब तक हम ये मानेंगे कि कहीं पर भी अगर बीएनएस में डेथ वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है ह्यूमन बीइंग की डेथ से। सबसेक्शन 7 डिसऑनेस्टली को डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई एक्ट परफॉर्म किया जाता है किसी को रॉन्गफुल गेन एंड किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की इंटेंशन से, तो तब कहा जाएगा कि वो एक्ट किया गया है डिसऑनेस्टली। उस एक्ट में जो मीन्स रिया है वो है डिसऑनेस्टली। तो डिसऑनेस्टली के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है? नंबर फर्स्ट, कोई एक्ट परफॉर्म किया गया होना चाहिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो एक्ट परफॉर्म किया गया और डिसीट करने के लिए, धोखा देने के लिए, क्योंकि कई बार डिसऑनेस्टली में इनोसेंटनेस भी इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्टली, उस एक्ट के पीछे इंटेंशन होना चाहिए किसी को मॉनेटरी या पिक्यूनरी रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस कॉज करने का। अब रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस होता क्या है? रॉन्गफुल गेन को डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 36 में एंड रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया है सबसेक्शन 37 में। रॉन्गफुल गेन का मतलब होता है अगर हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी अनलॉफुल मीन्स के जरिए एक्वायर करते हैं जिसको एक्वायर करने के लिए हम लीगली एंटाइटल नहीं है, तो जो गेन हम उस प्रॉपर्टी का कर रहे हैं वो माना जाएगा कि वो रॉन्गफुल गेन है। इसीलिए इसेंशियल एलिमेंट क्या है रॉन्गफुल गेन के, कि गेन होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी का, और वो गेन होना चाहिए अनलॉफुल मीन्स के जरिए, और जो पर्सन उस प्रॉपर्टी का गेन कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल नहीं होना चाहिए। वहीं एज पर सबसेक्शन 37 रॉन्गफुल लॉस का मतलब है किसी ऐसी प्रॉपर्टी का लॉस होना अनलॉफुल मीन्स के जरिए जिस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए जो पर्सन लॉस में जा रहा है वो लीगली एंटाइटल नहीं था। यानी कि प्रॉपर्टी का लॉस होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी का लॉस कर रहा है वो अनलॉफुल मीन्स के जरिए करना चाहिए, और जिस पर्सन को प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है वो उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल होना चाहिए। अब आएगा सही से समझ में। यानी कि अगर मान के चलो मैं क्या करती हूँ, अपने दोस्त की घड़ी बिना उसकी परमिशन के ले लेती हूँ, तो यहां पर मैंने वो प्रॉपर्टी ली है जिसके लिए मैं लीगली एंटाइटल नहीं हूं, अनलॉफुल मीन्स के जरिए मैंने वो प्रॉपर्टी ली है, तो यहां पर मुझे उस प्रॉपर्टी का जो हो रहा है वो है रॉन्गफुल गेन। और जो मेरा दोस्त है उस प्रॉपर्टी के लिए बोले तो उसकी घड़ी के लॉस के लिए वो लीगली एंटाइटल नहीं है, बट उसको हो रहा है उस घड़ी का लॉस क्योंकि वो मैंने ले ली है। तो अब यहां पर मेरे दोस्त को क्या हो रहा है? रॉन्गफुल लॉस। और जो ये गेन और लॉस बताया गया है यहां पर, ये टेम्पररी भी हो सकता है, जैसे कि KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में बताया गया था। हुआ क्या था कि बिना परमिशन के एयरक्राफ्ट को कुछ ही टाइम के लिए लेकर जाया जाता है, तो यहां पर उस एयरक्राफ्ट का रॉन्गफुल लॉस हुआ हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, और उसका रॉन्गफुल गेन किया किसने? जो लेकर गए, भले ही टेम्पररी यूज के लिए लेकर गए अनलॉफुली बिना परमिशन के, तब भी यहां पर यह माना जाएगा कि वो किए हैं रॉन्गफुल गेन एंड गवर्नमेंट को उन्होंने किया है रॉन्गफुल लॉस। अब यहां पर ये भी देख लो, सबसेक्शन 38 ये बता रहा है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या है। अगर रिटेन या एक्वायर किया जाता है प्रॉपर्टी रॉन्गफुली तो तब कहा जाता है कि गेन किया जा रहा है रॉन्गफुली। वहीं अगर किसी को रॉन्गफुली डिप्राइव किया जाता है या दूर रखा जाता है प्रॉपर्टी से, तो तब कहा जाता है कि वो पर्सन लूज किया है दैट प्रॉपर्टी रॉन्गफुली।
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर है कि गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या होता है, जो कि हमने पढ़ लिया है सबसेक्शन 38 में। रॉन्गफुल लॉस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है सबसेक्शन 37 में। रॉन्गफुल गेन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं सबसेक्शन 36 में। एंड डिसऑनेस्टली, जिसके साथ साथ हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ये टर्म हमने पढ़ लिया सबसेक्शन 7 में। तो डिसऑनेस्टली क्या होता है अभी आपको ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा। अभी हम एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे जब हम डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली, इन दोनों में क्या अंतर है ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अब सीधा चलो फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन पे, जो कि दे रखी है सबसेक्शन 9 में। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ फ्रॉडुलेंटली की गई है, ऐसा तब कहा जाएगा जब वो की गई हो डिफ्रॉड करने की इंटेंशन से, ना कि किसी और वजह से। ओके, तो जब भी डिफ्रॉड करने का इंटेंशन है, इट मीन्स कि जो मेंसरिया यहाँ पर उस एक्ट के पीछे है उसको हम कह रहे हैं फ्रॉडुलेंट, और वो चीज इसलिए कही जा रही है कि की गई है फ्रॉडुलेंटली। तो यहाँ पर ये जो डिफ्रॉड टर्म है इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, डिसीट एंड इंजरी। इंजरी आपका सबसेक्शन 14 में डिफाइन है, जिसका मतलब यही है कि जब भी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी को इलीगली हार्म कॉज किया जाता है तो कहा जाता है कि भाई इंजरी कॉज की गई है। वहीं डिसीट का मतलब है कि अगर फैक्ट का मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट इंटेंशनली किया जाता है तो तब कहा जाता है कि भाई डिसीट किया गया है, धोखा दिया गया है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ना आप सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड की जो डेफिनेशन दे रखी है वो भी आप पढ़ सकते हो। बाकी डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली में क्या अंतर है ये बताया गया था डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1962 के केस में। तो सबसे पहली चीज, डिसऑनेस्टली सबसेक्शन 7 में डिफाइन है, फ्रॉडुलेंटली सबसेक्शन 9 में डिफाइन है। डिसऑनेस्टली में इंटेंशन होता है रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करने का, वहीं फ्रॉडुलेंटली में इंटेंशन होता है डिफ्रॉड करने का। डिफ्रॉड में दो चीज़ें हैं, डिसीट एंड इंटेंट। तो इस हिसाब से फ्रॉडुलेंटली के लिए डिसीट एक इसेंशियल एलिमेंट है, बट डिसऑनेस्टली में ये चीज़ इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। डिसऑनेस्टली में हमेशा पिक्यूनरी गेन या पिक्यूनरी लॉस होना चाहिए, बट ये चीज़ फ्रॉडुलेंटली में रिक्वायर नहीं है। डिसऑनेस्टली एंड इनोसेंसी कुछ सर्कमस्टांसेस में आपस में ओवरलैप भी कर सकती हैं, बट ऐसा फ्रॉड के साथ नहीं हो सकता है। फ्रॉड एंड इनोसेंसी आपस में कभी ओवरलैप नहीं कर सकती हैं, बल्कि जो फ्रॉड है वो सिनोनिम है डिसेप्शन का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो एक पर्सन है जिसका नाम है अमू, वो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान है, और एक पर्सन है जिसका नाम है जीनू, ठीक है। तो जीनू का बहुत बड़ा खेत है, वहाँ पर काफ़ी सारी फसल उसने उगाई हुई है। मीनवाइल अमू आ जाता है, मान के चलो वो अपना ट्रैक्टर लेकर आता है जिसमें आगे कांटा टाइप सा होता है ना, कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ होता है, और उससे ना वो जीनू के खेत की सारी फसल उजाड़ने लगता है डे लाइट में, मतलब दिन के टाइम पे, और जीनू के सामने सामने। मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसको हम कह सकते हैं कि धोखाधड़ी की जा रही है, सीक्रेटली ये चीज़ किया जा रहा है, नहीं। बट ये जो चीज़ की जा रही है जीनू को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की इंटेंशन से। तो यहाँ पर ये चीज़ हम कहेंगे कि अमू कर रहा है ये चीज़ डिसऑनेस्टली। ओके, वहीं अगर जो अमू है वो जीनू को एक घोड़ा बेचता है जो बीमार है या फिर मान के चलो पागल वागल है, और प्रिटेंड ये करता है कि जो घोड़ा है वो एकदम हेल्दी है। जीनू पूछती कि भाई घोड़ा बिल्कुल सही है ना, अमू कहता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टिकटॉक है, ऐसा बोल के वो घोड़ा जीनू को चिपका देता है। तो अमू ने यहाँ पर जो घोड़ा बेचा है जीनू को, इसके पीछे जीनू को डिफ्रॉड करने का उसका इंटेंशन है। दैट्स वाई अमू का ये जो एक्ट है कहा जाएगा कि उसने ये एक्ट किया है फ्रॉडुलेंटली। अब आ जाओ सबसेक्शन 8 में, जो कि डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 2 क्लोज डी रेफर कर सकते हैं। वहां पर डॉक्यूमेंट क्या होता है डिफाइन किया गया है, और जब मैंने बीएसए का फर्स्ट लेक्चर बनाया था ना, तो वहां पर भी मैंने ये चीज़ डिफाइन की थी। तो एक बार आप कंपेयर करो कि दोनों जो डेफिनेशन है उनमें अंतर क्या है। सबसेक्शन 10 डिफाइन कर रहा है जेंडर को, कह रहा है कि जहाँ कहीं भी बीएनएस में ही लिखा हुआ दिखे या उसके जो डेरिवेटिव्स हैं हिज हिम, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ वहाँ पे आदमियों की ही बात की गई है, वो हर एक जेंडर के लिए वहाँ पर यूज़ किया गया है, मेल के लिए, फीमेल के लिए, इवन ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी। और ट्रांसजेंडर पर्सन का मतलब यहाँ पर होगा वही जो कि बताया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के सेक्शन 2 क्लोज के में। सबसेक्शन 11 डिफाइन कर रहा है गुड फेथ को। ये कह रहा है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई चीज़ बिना ड्यू केयर एंड अटेंशन के की जाएगी तो तब हम ये कहेंगे कि भाई साहब ये चीज़ गुड फेथ में नहीं की गई है।
इसलिए गुड फेथ में कोई चीज़ की गई है ऐसा तभी कहेंगे जब वो बिल्कुल केयर एंड अटेंशन के साथ की गई हो, जब वो बिना केयरलेसनेस के, बिना नेग्लिजेंस के की गई हो। ओके, अब यहाँ पर गुड फेथ का डिफेंस अपन लोग देखते हैं बीएनएस में कई सेक्शंस में लिया जाता है। तो वो सेक्शंस कौन कौन से हैं, वो सेक्शंस का पूरा लिस्ट यहाँ पर मैंने दे रखा है। एक बार फटेक से जाओ, ये सारे सेक्शंस, सारे नहीं तो कम से कम 2-3 सेक्शन आप देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। इन सेक्शंस में गुड फेथ को अपन लोग एज अ डिफेंस रेज कर सकते हैं, और जो हमारी क्रिमिनल लायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शंस, उसको या तो पूरा पूरा हम खत्म करवा सकते हैं या कुछ हद तक कम करवा सकते हैं, जितना कि इन सेक्शंस में बताया गया है कि गुड फेथ का डिफेंस लेने पे आपको कितनी लायबिलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी, उतनी लायबिलिटी से इम्यूनिटी हम प्राप्त कर सकते हैं गुड फेथ का डिफेंस रेज करके। तो एक बार ये सेक्शंस आप जरूर चेक कर लेना। सब सेक्शन 12 कह रहा है कि जहां कहीं भी यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सब सेक्शन 13 हार्बर को डिफाइन कर रहा है। हार्बर का मतलब होता है कि शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड देना, ड्रिंक प्रोवाइड करना, पैसे देना, क्लोथ्स वगैरह देना, आर्म्स और एम्यूनिशन देना, या इधर उधर आने जाने के साधन जिनको बोलते हैं मीन्स ऑफ कन्वेयंस, ये प्रोवाइड करना, या फिर अरेस्ट से बचने के लिए किसी पर्सन को असिस्ट करना। तो ये सब चीज़ें हार्बर में इंक्लूड मानी जाती हैं। और स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी, जिसको हम राजीव गांधी असैसिनेशन केस के नाम से भी जानते हैं, इस केस में कहा गया था कि सिर्फ हस्बैंड के साथ रहने की वजह से ऐसा नहीं माना जाएगा कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को हार्बर दिया है। और हम ये हार्बर से रिलेटेड सेक्शंस भी देखते हैं बीएनएस में। सेक्शन 111 सबसेक्शन 5, सेक्शन 113 सबसेक्शन 6, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, सेक्शन 158, सेक्शन 164, सेक्शन 189 सबसेक्शन 7, सेक्शन 249, सेक्शन 253, सेक्शन 254। इन सभी सेक्शंस में हार्बर से रिलेटेड ऑफेंसेस बताए गए हैं। और कई सेक्शंस में आप यहाँ पर ये भी देखोगे कि अगर स्पाउस के द्वारा हार्बर किया जाता है तो वो चीज़ पनिशेबल नहीं होती है। सबसेक्शन 14 डिफाइन कर रहा है कि इंजरी का मतलब क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि अगर बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को इलीगली हार्म कॉज किया जाता है तो तब कहते हैं कि किया गया है क्या, इंजरी कॉज। सबसेक्शन 15 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, इसका मतलब क्या है ये बताता है। तो इलीगल का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कि ऑफेंस है, जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, जो कि सिविल एक्शन का ग्राउंड फर्निश करती है, वो हर एक चीज़ यहाँ पर इलीगल मानी जाती है। और कोई पर्सन लीगली बाउंड है कुछ करने के लिए, ऐसा तब कहा जाता है जब अगर वो चीज़ करने में वो फेल हो जाए तो फिर ये माना जाएगा कि उसने इलीगल ओमिशन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनकी ड्यूटी होती है कि अपराध होने से वो रोके, बट सामने सामने उनके ऑफेंस हो रहा है बट वो रोक ही नहीं रहे हैं। तो क्या मतलब है, पहली चीज, उस ऑफेंस को वो रोकने के लिए लीगली बाउंड हैं, बट वो अगर नहीं रोक रहे हैं तो उन्होंने क्या कर दिया है, इलीगल ओमिशन कर दिया अपनी ड्यूटी का। सबसेक्शन 16 डिफाइन कर रहा है जज को। जज क्या होता है? जज एक ऐसा पर्सन है जो ऑफिशियली एज अ जज डेजिग्नेटेड है, जिसको ऑफिशियली ये डेजिग्नेशन ही दे रखी है जज की। एंड इसमें इंक्लूड है हर एक वो पर्सन जो बाय द लॉ ऑथोराइज है किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डिफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, या फिर ऐसा जजमेंट देने के लिए जो डिफिनेटिव होगा अगर उसकी अपील ना की गई, या फिर वो बाय द अनदर अथॉरिटी कंफर्म कर दिया गया, या फिर कोई भी मेंबर ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन जो कि बाय द लॉ एम्पावर है टू डिलीवर सच जजमेंट्स, वो सब के सब यहाँ पर माने जाएंगे जज। फॉर एग्जाम्पल, एक मजिस्ट्रेट जिसको अथॉरिटी है फाइन या इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास करने की विद या विदाउट अपील, उसको माना जाएगा जज। सबसेक्शन 17 डिफाइन कर रहा है लाइफ को। ये कह रहा है कि बीएनएस में कहीं पर भी अगर आपको लाइफ वर्ड लिखा हुआ दिखे और वहां पर आपको कुछ अदरवाइज इंडिकेट अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वहां पर ह्यूमन बीइंग की लाइफ की बात की गई है। सबसेक्शन 18 लोकल लॉ का मतलब ये बता रहा है कि ऐसे लॉ जो किसी स्पेसिफिक पार्ट में अप्लाई होता है इंडिया के, उनको कहते हैं लोकल लॉ। जैसे कि आप जब भी किसी जुडिशरी का एग्जाम देते हो उस दौरान आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लोकल लॉज पढ़ते हो। लाइक छत्तीसगढ़ का आप एग्जाम देते हो जुडिशरी का, तो तब आप पढ़ते हो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ते हो, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वाले पढ़ते हो। तो वो सब क्या हैं? वो सब लोकल लॉज हैं। वहीं एज पर सबसेक्शन 30 स्पेशल लॉ ऐसे लॉज होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक्साइज एक्ट, कैटल ट्रेसपास एक्ट, ओपीएम एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट एक्सेट्रा। सबसेक्शन 19 बता रहा है मैन का मतलब है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज,
एंड एज पर सबसेक्शन 35 वुमन का मतलब है फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, 18 साल से कम उम्र का छोरा जो अभी जवान नहीं हो रहा, या फिर जो जवान हो चुका है, या फिर जो जवानी की सीमाओं को पार करके बुढ़ापा ग्रहण कर चुका है लेकिन फिर भी अभी भी है छिछोरा, इनमें से किसको यहाँ पर मैन कंसीडर किया जाएगा? एंड सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में एक और क्वेश्चन, 18 साल से कम उम्र की छोरी जो अभी जवान नहीं हो रही, या फिर जो जवान हो चुकी है, या फिर जो जवानी की सीमाओं को लांघ के बुढ़ापे को ग्रहण कर चुकी है, तो इनमें से किसको सबसेक्शन 35 में जो वुमन डिफाइन की गई है वो वुमन माना जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक और चीज बताओ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से रिलेटेड लिमिटेशन एक्ट में कौन सा सेक्शन आपने पढ़ा है? अगला सबसेक्शन 20 यही कहता है कि मंथ एंड ईयर अपन लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे जो होते हैं नॉर्मली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ईयर यही अभी 2024 चल रहा है, 2025 चलेगा, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है वो, ओके। सबसेक्शन 21 मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे मजे की बात देखो, पहले जब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन नंबर 22 में दे रखी होती थी तो वहां पर कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी लिखा होता था, बट अब यहाँ पर इन्होंने कॉर्पोरियल हटा के ऑल प्रॉपर्टी कर दिया है। इससे इनका क्या मतलब है? इससे इनका मतलब है कि ये कॉर्पोरियल एज वेल एज इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड मान रहे हैं। अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, किताब वगैरह। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई किताब लिखी है तो उस किताब पर आपका कॉपीराइट इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो, इनकॉर्पोरियल क्या है, चाहे इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो, हर एक प्रॉपर्टी जिसमें से हमने बाहर निकालना है किसको? लैंड को, और उन चीजों को जो परमानेंटली अर्थ से अटैच्ड हैं या जो ऐसे ऑब्जेक्ट से अटैच हैं जो ऑब्जेक्ट परमानेंटली अर्थ से अटैच है, इन चीजों को निकाल के सारी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है। और लगभग इसी तरह की डेफिनेशन हमें जनरल क्लोजेस एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 36 में देखने को मिलती है, जहां पे कह रहे हैं कि हर तरह की प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो है मूवेबल। तो ये डेफिनेशंस जो हैं ये पूरी नहीं है, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो दे रखी है डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी की सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में उसको भी देखता है। ये कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है क्या क्या चीजें? स्टैंडिंग टिम्बर, जो बेसिकली उगाए ही काटे जाने के लिए होते हैं, लाइक कोई पेड़ लगाया गया है ताकि उसको काट के फिर उसकी लकड़ी वगैरह फर्नीचर में इस्तेमाल की जाए या किसी भी काम में इस्तेमाल की जाए। ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह जो फसलें लगाई जाती हैं वो इसलिए ही लगाई जाती हैं, जब वो पक जाएंगी उसके बाद उसको काट लिया जाएगा, उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी। ग्रास वगैरह जो होती है उसको भी काटा जाता है, इसलिए उसको भी यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। पेड़ों पर जो लगे होते हैं फ्रूट्स वगैरह, गोंद वगैरह पेड़ों पर जो लगा होता है, ये सब चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। एंड अदर प्रॉपर्टी जिसमें आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के सब यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ए इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 2019 के केस में कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट वर्ड सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है वो भी सबसेक्शन 21 के तहत मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जा सकता है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन कंटेन है उसको कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जा सकता है, तो वो भी यहाँ पर क्या होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी, जो उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। एंड इवन जो डेटा वगैरह हैक किया जाता है या जिस डेटा की चोरी वगैरह की जाती है उस डेटा को भी यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जा सकता है। ये कहा गया था जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 के केस में। बाकी ह्यूमन बॉडी लिविंग या डेड कंसीडर नहीं की जाती है मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन जो बॉडीज, बॉडी पार्ट्स और ममीज वगैरह म्यूजियम में प्रिजर्व किए गए हैं या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में प्रिजर्व किए गए हैं उनको यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जा सकता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हर एक प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है मूवेबल है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कन्वर्ट हो सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी में। नॉर्मली जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं अपन लोग उसको मानते हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि उनको काटे जाने के उद्देश्य से नहीं लगाया जाता है, बट कल के दिन अगर उसको काट दिया जाता है देन वो कन्वर्ट हो जाएगी मूवेबल प्रॉपर्टी में।
तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ये सारी जो बातें मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई, जब हम थेफ्ट वाला ऑफेंस डिस्कस करेंगे ना, तब हम फिर से डिस्कस करेंगे। और ये सारी बातें आपको थेफ्ट वाला जो ऑफेंस है सेक्शन 303 में, वहां पर आपको लिखी हुई दिखेंगी बुक में, ठीक है। सबसेक्शन 22 में नंबर को डिफाइन किया गया है, सबसेक्शन 23 में ओथ को डिफाइन किया गया है। दोनों की डेफिनेशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों टर्म्स कौन से सबसेक्शंस में डिफाइन है। सबसेक्शन 24 में ऑफेंस की डेफिनेशन दे रखी है, ये भी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट सुपरफिशियली आपको इसको पढ़ना है। ओमिशन की डेफिनेशन सबसेक्शन 25 में जो दे रखी है, हमने सबसेक्शन 1 में एक्ट की जो डेफिनेशन है उसके साथ पढ़ लिया था। सबसेक्शन 26 पर्सन को डिफाइन करता है। ये कहता है कि पर्सन का मतलब है यहाँ पर कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन में जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनके ग्रुप्स को भी इंक्लूड किया गया है, उनको भी इंक्लूड किया गया है, और जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जो रिस्टिक पर्सन होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। लाइक बॉडी ऑफ पर्सन हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, कोई कंपनी वगैरह है तो वो भी पर्सन है। ओके, जब भी मैं ये कंपनी वर्ड पढ़ती हूँ ना, तो मैंने अपने जीवन में कंपनी लॉ अगर कभी पढ़ा है तो मुझे सिर्फ एक ही केस ध्यान आता है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, जिसमें कहा गया था कि जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सबसेक्शन 27 डिफाइन करता है पब्लिक को, जो कि कहता है पब्लिक का मतलब है एनी क्लास और कम्युनिटी ऑफ पब्लिक। उतना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है ये। सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है। ये डेफिनेशन आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है उसमें जो जो पर्सन्स मेंशन है वो यहाँ पर माने जाते हैं पब्लिक सर्वेंट। तो सबसे पहले कह रहे हैं कमीशन ऑफिसर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आर्मी में जो कमीशन ऑफिसर होते हैं कौन कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। ये सब कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी पब्लिक सर्वेंट है यहाँ पे। इसी तरह आपके नेवी में होते हैं और एयरफोर्स में होते हैं। नेक्स्टली जो जज होते हैं या फिर जो कोई भी, या तो अकेले या फिर किसी बॉडी ऑफ मेंबर का पार्ट होते हुए, एक मेंबर होते हुए, एडजुडिकेटरी फंक्शन करने के लिए बाय द लॉ एम्पावर्ड है, तो वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है। और के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि यहाँ पर जज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप लोअर कोर्ट के जजेस को यहाँ पे जज मान रहे हो, यहाँ पे जो आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी यहाँ पर जज में आएंगे और पब्लिक सर्वेंट होंगे। नेक्स्टली कोर्ट का कोई भी ऑफिसर, जिसमें आपका लिक्विडेटर भी शामिल है, कमिश्नर भी शामिल है, रिसीवर भी शामिल है। रिसीवर के रिगार्डिंग ना हम ऑर्डर नंबर 40 में पढ़ते हैं सीपीसी में, एंड बीएनएसएस में भी। एक तो आपका सेक्शन 85 में आप देखोगे और एक देखोगे सेक्शन नंबर 165 में। तो ये तीन जो हैं इनको इंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी होती है लीगल या फैक्चुअल मैटर्स पर इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्टिंग वगैरह करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, डॉक्यूमेंट संभाल के रखना, प्रॉपर्टी का चार्ज लेना, उसको डिस्पोज ऑफ करना, जुडिशियल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना, लाइक समन वगैरह इशू किए हैं तो फिर कोर्ट का ऑफिसर जा रहा है समन सर्व करने, तो वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट होगा। ओथ एडमिनिस्टर कराना, अब यहाँ पर आप देखो कि ओथ कौन कौन एडमिनिस्टर कराते हैं बीएनएसएस में और सीपीसी में जाके देखो, तो वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। नेक्स्टली जो इंटरप्रेटर होते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं ऑर्डर इन कोर्ट एंड जो प्रिजर्व करते हैं ऑर्डर कोर्ट में, और कोई भी पर्सन जो कि इनमें से कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोर्ट ने ऑथोराइज किया है, उसको भी यहाँ पर मानेंगे पब्लिक सर्वेंट। एंड जो गवर्नमेंट लीडर होता है उसको भी यहाँ पर अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्टली असेसर वगैरह जो होते हैं और पंचायत के जो मेंबर हैं जो कि कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत के, उनको भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। नेक्स्टली आर्बिट्रेटर या कोई भी अदर पर्सन जिसको ना कोर्ट ने डिसीजन के लिए मैटर रेफर किया है या रिपोर्ट बनाने के लिए मैटर रेफर किया है, या अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने मैटर रेफर किया है फॉर डिसाइडिंग और रिपोर्टिंग, तो वो अदर पर्सन भी और जो आर्बिट्रेटर वगैरह है माने जाएंगे यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट। एंड कोई भी पर्सन जो ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जिसके तहत उसको अथॉरिटी मिलती है किसी को कन्फाइन करने की, यानी कि जो आपके प्रिजन वार्डन वगैरह होते हैं, जेलर वगैरह होते हैं, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में। नेक्स्टली गवर्नमेंट ऑफिसर जिनकी ड्यूटी होती है ऑफेंसेस को होने से रोकना, उनकी रिपोर्ट करना, ऑफेंडर को लेकर आना ताकि जस्टिस हो, और पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी
और कन्वीनियंस को प्रोटेक्ट करना। तो इस कैटेगरी में बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, और जो आपके गवर्नमेंट डॉक्टर्स वगैरह हो गए, ड्रग इंस्पेक्टर्स आते हैं, म्यूनसिपालिटीज के जो हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं वो भी इसमें आते हैं, सीबीआई के ऑफिसर्स इसमें आएंगे। ये सब यहाँ पर माने जाएंगे पब्लिक सर्वेंट। इसके अलावा कोई ऑफिसर जिसकी इनमें से कोई भी ड्यूटी है वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को लेना, रिसीव करना, उसकी देखभाल करना, उसको एक्सपेंड करना, या गवर्नमेंट के लिए सर्वे करना, असेसमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करना, या फिर रेवेन्यू प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना जिसकी ड्यूटी है। और वो भी जिनकी ड्यूटी है ऐसे मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट वगैरह करना जो कि हमारी सरकार के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, और जिनकी ड्यूटी है ऐसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट, ऑथेंटिकेट और मेंटेन करना जो हमारी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। इसके अलावा जिनकी ड्यूटी बनती है लॉ के वायलेशन को रोकना ताकि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो ये सब यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। और इस कैटेगरी में हम रेवेन्यू ऑफिसर को कंसिडर कर सकते हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। नेक्स्टली, कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसकी ड्यूटी बनती है प्रॉपर्टी वगैरह लेने की, रिसीव करने की, संभाल के रखने की, एक्सपेंड करने की, या फिर सर्वे वगैरह, असेसमेंट वगैरह कंडक्ट करने की, रेट्स वगैरह लिवाई करने की, टैक्सेस वगैरह लिवाई करने की। क्यों? किसी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट के सेक्युलर कॉमन पर्पसेस के लिए, और किसी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट के लोगों के राइट को असर्टेन करने के लिए जिसकी ड्यूटी बनती है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करने की, ऑथेंटिकेट करने की, या फिर मेंटेन करने की, वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह या रेवेन्यू सिविल कोर्ट के जो सर्वेयर वगैरह होते हैं वो। नेक्स्टली, कोई अगर किसी ऐसे ऑफिस का होल्डर है जो ऑफिस उसको एम्पावर कर रहा है इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, और इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करने के लिए, या इलेक्शन का कोई पार्ट कंडक्ट करने के लिए, तो वो उस ऑफिस का होल्डर भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट है, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह। नेक्स्टली, हर एक वो पर्सन जो कि गवर्नमेंट की सर्विस में लगा हुआ है, गवर्नमेंट को अपनी सर्विस दे रहा है, या जिसको गवर्नमेंट पेमेंट वगैरह कर रही है, या जिसको रिम्यूनरेशन फीस के रूप में या कमीशन के रूप में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए कोई पब्लिक ड्यूटी वगैरह परफॉर्म किया है, इसलिए उसको फीस वगैरह या कमीशन वगैरह रिम्यूनरेशन के लिए अगर दिया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, ये कहा गया था पीवी नरसिम्हा राव के केस में कि ये होते हैं पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्टली, चीफ मिनिस्टर एंड जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ये भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये कहा गया था करुणानिधि के केस में। नेक्स्टली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है, नेशनलाइज बैंक के जो एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। इसके अलावा वो पर्सन जो कि जनरल क्लोजेस एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 में डिफाइन लोकल अथॉरिटी की सर्विस में लगा हुआ है, या वहां से उसको पेमेंट वगैरह मिल रही है, या किसी ऐसे कॉरपोरेशन की सर्विस में लगा हुआ है या वहां से पेमेंट मिल रही है जो कि कॉरपोरेशन किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश की गई है, या कोई गवर्नमेंट कंपनी की सर्विस में लगा हुआ है या वहां से उसको पेमेंट वगैरह मिल रही है, ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में डिफाइन है। जैसे कि जो गवर्नमेंट कंपनीज आप देख सकते हो कौन कौन सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, जिसको भेल के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो एम्प्लॉयज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी यहाँ पर हैं पब्लिक सर्वेंट। एक्सप्लेनेशन में ये कह रहे हैं कि लास्ट क्लोज में हमने जिस पर्सन को बताया कि भाई पब्लिक सर्वेंट होगा, वो पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट स्टेटस। हमें उसके अपॉइंटमेंट स्टेटस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एंड नेक्स्टली ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट का रोल अदा कर रहा है, एक्चुअल में उसके रोल को पजेस किए हुए है, तो यहाँ पर वो एज सच पब्लिक सर्वेंट किसी लीगल डिफेक्ट की वजह से भी अगर अपॉइंट हुआ है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर उसको पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा। हमें उस लीगल डिफेक्ट से कोई मतलब नहीं है। क्लोज सी में इलेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और पब्लिक अथॉरिटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए जो होता है ना इलेक्शन, वही वाले इलेक्शन की यहाँ पे बात की गई है। इलस्ट्रेशन में कह रहे हैं कि जो आपका म्युनिसिपल कमिश्नर होता है वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा, बट म्युनिसिपल काउंसिलर पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनर जो होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो अपने कॉलेज टाइम पे या फिर स्कूल टाइम पे भी, तो कई बार ना
स्कूल में जो नॉर्मल सर्वेंट भी होते हैं प्राइवेट लगे हुए, उनको भी 500-600 रुपये दे के एग्जामिनर बना दिया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने कह दिया भाई कि जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनर होते हैं ना, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं। और बाकी ये जो पूरी लिस्ट है, एक बार आप ये लिस्ट को ना अच्छे से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, क्योंकि इस लिस्ट से आपसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो है ये पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। तो ये जो लिस्ट यहाँ पर दे रखी है 13 लोगों की, ये वो लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं बीएनएस के पर्पस से। सबसेक्शन 29 बता रहा है रीजन टू बिलीव का मतलब है जब भी मतलब आपके पास बिलीव करने का सफिशिएंट कॉज है, तो तब हम कहेंगे कि हाँ भाई साहब आपको रीजन टू बिलीव है। सबसेक्शन 30 स्पेशल लॉ को डिफाइन कर रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बेसिकली ये वही लॉज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाए गए होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। ओके, सबसेक्शन 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कोई लीगल राइट या तो क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है या रिलीज हो रहा है, या फिर कोई लीगल लायबिलिटी एक्नॉलेज की जा रही है जिससे, या किसी लीगल राइट का ना होना एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो गया। इसके अलावा विल वगैरह जो होती हैं, वसीयत वगैरह, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स वगैरह, एग्रीमेंट के पेपर्स वगैरह, पोस्टल रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योर्ड पार्सल, आपने अपना पार्सल का इंश्योरेंस कराया है तो उसकी पोस्टल रिसिप्ट, रेंट नोट, प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, चेक वगैरह जो होते हैं, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट जो होता है, वो सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाता है। बट वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर फोटो स्टेट करा ली जाए तो वो चीज़ यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी कंसिडर नहीं की जाएगी। जैसे कि आपको किसी ने चेक बना कर दिया है, तो आप उसकी फोटो कॉपी अगर बैंक में लेकर जाओगे तो क्या उसके बदले में वो आपको पैसे निकाल के देगा? नहीं ना, क्योंकि वैल्यूएबल सिक्योरिटी की फोटो कॉपी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होती है। सबसेक्शन 32 वेसल को डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि वेसल का मतलब होता है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि डिज़ाइन किया गया है लोगो या प्रॉपर्टी को कन्वे करने के लिए, मतलब इधर से उधर ले जाने के लिए, वो भी पानी के ऊपर से, ठीक है। जैसे कि आपका शिप वगैरह हो गई, जहाज़ वगैरह हो गए पानी के, वो सब। सबसेक्शन 33 डिफाइन कर रहा है वॉलंटरली को। ये कह रहा है कि कोई इफेक्ट कॉज किया गया है वॉलंटरली, ऐसा तब कहा जाएगा जब वो इफेक्ट कॉज करने के पीछे आपका इंटेंशन है, या फिर जब आप जानते हो या आप रीजन टू बिलीव रखते हो कि वो इफेक्ट कॉज हो सकता है, तो तब कहा जाएगा कि आपने वो इफेक्ट कॉज किया है वॉलंटरली। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बहुत ही पतली सी गली में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक दौड़ा रही हूँ, तो मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी होंगी कि मुझे पता ही नहीं होगा कि इस चीज़ से रिस्क है। यहाँ पर मुझे पता है कि बाकी लोगों को रिस्क हो सकता है, कोई मर भी सकता है, तो यहाँ पर जो मैं चीज़ कर रही हूँ ना, ये माना जाएगा कि मैं ये कर रही हूँ वॉलंटरली। सबसेक्शन 34 विल को डिफाइन कर रहा है। विल टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल इफेक्ट में आता है विल करने वाले के मरने के बाद। सबसेक्शन 35 वुमन को डिफाइन कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसेक्शन 36 रॉन्गफुल गेन को डिफाइन कर रहा है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सबसेक्शन 37 में रॉन्गफुल लॉस क्या होता है ये बताया गया है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसेक्शन 38 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसेक्शन 39 क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, सेक्शन 2 में आपने काफी सारे टर्म्स की डेफिनेशन देख ली है। अब यहाँ पर कोई टर्म या कोई एक्सप्रेशन छूट गया है अगर डिफाइन करने से, बट वो अगर डिफाइन है आईटी एक्ट में या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो फिर वही मतलब हम बीएनएस में उसका समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 2 बीएनएस का होता है कंप्लीट। सेक्शन नंबर 3 बीएनएस का कुछ जनरल बातें क्लियर कर रहा है, जिसमें से सबसे पहली बात सबसेक्शन 1 में ये क्लियर की है कि जनरल एक्सेप्शन वाला जो चैप्टर नंबर 3 दे रखा है बीएनएस में, उसमें सेक्शन 14 से लेकर 44 तक के प्रोविजंस में कुछ एक्सेप्शंस बता रखे हैं, जिनमें अगर आप फॉल होते हो तो आप आपके द्वारा किए गए ऑफेंस की क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकते हो। तो ये सारे के सारे जो एक्सेप्शंस हैं, भले ही हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन में, उसके पीनल प्रोविजन में और उसके इलस्ट्रेशंस में बार बार रिपीट नहीं किए गए हैं, इसके बावजूद भी ये माना जाएगा कि हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन और उसके इलस्ट्रेशन इन जनरल एक्सेप्शंस के अधीन है जो चैप्टर नंबर 3 में दे रखे हैं। क्योंकि सेक्शन 14 से लेकर 44 तक जितने भी एक्सेप्शंस दे रखे हैं, वो सारे के सारे बार बार हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन में, उसके पीनल प्रोविजन में और उसके इलस्ट्रेशन में अगर लिखे जाते, तो तब भाई साहब जो बीएनएस है वो संभाले नहीं संभलती, मतलब इतनी मोटी बुक बन जाती कि उसको देखते ही आपकी आत्मा बाहर निकल जाती।
फॉर एग्जाम्पल इनमें से एक जनरल एक्सेप्शन आप उठा लो, सिर्फ एक ही उठाने के लिए कह रही हूँ, जो कि सेक्शन नंबर 20 में दे रखा है। कौन से वाला? जो कि ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अगर सिर्फ यही बात हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन में लिखी जाए कि भाई ये जो ऑफेंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ये 7 साल से कम उनके बच्चे के लिए नहीं है, और इसमें जो पिनल प्रोविजन दे रखा है वो 7 साल से कम उनके बच्चे पे नहीं लगेगा, सिर्फ यही बात बार बार हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन में, पिनल प्रोविजन में और उसके इलस्ट्रेशन में रिपीट करने से बीएनएस कहाँ पहुंच जाती है। इसलिए इन्होंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि भले ही बार बार ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो हर एक ऑफेंस की डेफिनेशन में, पिनल प्रोविजन में और उसके इलस्ट्रेशन में लिखे नहीं गए हैं, उसके बावजूद भी ये माना जाएगा कि ये चीज़ें जनरल एक्सेप्शन के अधीन है। ओके, सबसेक्शन 2 ये कह रहा है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, मतलब कि एक बार अगर कोई चीज़ बीएनएस में एक्सप्लेन कर दी गई है तो तब पूरे बीएनएस में ना उसका वही मीनिंग आप समझो जब तक कि आपको अलग से कुछ और ना बताया गया हो। ओके, तो ये जो सबसेक्शन 1 अभी हमने पढ़ा ये आईपीसी में होता था सेक्शन नंबर 6, और सबसेक्शन 2 जो अभी हमने पढ़ा ये होता था आईपीसी में सेक्शन नंबर 7। सबसेक्शन 3 हुआ करता था सेक्शन नंबर 27, सबसेक्शन 4 हुआ करता था सेक्शन नंबर 32, सबसेक्शन 5 से लेकर सबसेक्शन 9 तक जो दे रखे हैं वो हुआ करते थे आईपीसी में सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37 एंड 38। तो अब सबसेक्शन 3 पे अगर हम नज़र मारें तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपकी अगर प्रॉपर्टी आपके स्पाउस या आपके क्लर्क या आपके सर्वेंट के पोजेशन में, आपके बिहाफ में है, तो कंसीडर ये किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपके ही पोजेशन में है, भले ही वो क्लर्क या सर्वेंट टेम्परली या किसी ओकेशन पर आपने रखा हो, ठीक है, तब भी कंसीडर किया जाएगा अगर उस दौरान वो प्रॉपर्टी उस क्लर्क या सर्वेंट के पोजेशन में थी तो वो आपके ही पोजेशन में थी। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि बीएनएस में कहीं पर भी एक्ट्स ऐसे करके अगर लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना कि उसमें ना इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड है इलीगल ओमिशंस भी, जब तक कि अदरवाइज अपीयर ना हो। ओके, तो यहाँ तक आज की वीडियो में अपन लोग रखते हैं। बाकी जो आगे के प्रोविज़न हैं सेक्शन नंबर 3 के, सबसेक्शन 5 से लेकर सबसेक्शन 9 तक के, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बीएनएस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको बीएनएस की बुक परचेज करनी है या किसी भी सब्जेक्ट की बुक परचेज करनी है, सिंपली जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर की प्रोफाइल में जाओ, सारे के सारे अवेलेबल सब्जेक्ट्स की डिटेल्स वहीं पर आपको मिल जाएंगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बीएनएस के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।